सिर्फ विकास की बात नहीं होती बल्कि बात होती है महिलाओं के नेतृत्व की भी। आइए सब मिलकर देश का गौरव, विश्व मंच पर भारत की सशक्त पहचान, परम आदरणीय हम सबके प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी का गगन भेदी करतल ध्वनि के साथ हार्दिक उत्साहपूर्ण एवं गरिमामय स्वागत करें, अभिनंदन करें। वे जिन्होंने देश की नारी शक्ति को नई पहचान, नया आत्मविश्वास, नई दिशा दी है, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके सपनों को नई उड़ान दी है, जिनके नेतृत्व में नारी आज केवल सहभागी नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की अग्रदूत बनकर उभर रही है, जिन्होंने उन्हें अपने सामर्थ्य को पहचानने व साकार करने की प्रेरणा दी है। आइए ऐसे दूरदर्शी, प्रेरणा स्रोत एवं युग नायक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः हृदय की अनंत गहराइयों से आत्मीयतापूर्ण स्वागत करें। कार्यक्रम का आरंभ करेंगे उस पावन उद्घोष के साथ जो हमारी मिट्टी, हमारी मातृभूमि और हमारी अस्मिता को नमन करता है। आप सबसे विनम्र अनुरोध, कृपया राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ये राष्ट्रगीत प्रस्तुत कर रहे हैं संगीत नाटक अकादमी के कलाकार। नमस्कार माननीय। भारत की नारी अब केवल करुणा नहीं, क्रांति की ज्वाला है। जिसे युगों ने रोका वही आज परिवर्तन की धारा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसके अधिकार का उद्घोष है। अब वो मौन नहीं, स्वयं अपने भाग्य की निर्माता है।
ये नारी शक्ति वंदन सम्मेलन नारी शक्ति के नेतृत्व को पंचायतों से उड़ान देकर संसद तक पहुंचाने की ऐतिहासिक पहल है। ये नीति निर्माण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के महत्व को उजागर कर रहा है, ताकि विकसित भारत 2047 की यात्रा में भारत के विकास पथ को आकार देने में महिलाएं नेतृत्व प्रदान कर सकें। इस अवसर पर हम मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया के रहाटकर जी का भी अभिनंदन करते हैं। माननीय, युगों से भारतीय नारी कभी वेदों की वाणी, कभी रणभूमि की ज्वाला बनी। आजादी के संग्राम में भी इस शक्ति स्वरूपा नारी ने राष्ट्र का नवोदय रचा। भारत की उस नारी शक्ति को नमन करते हुए आज विविध क्षेत्रों में अद्वितीय उपलब्धियां अर्जित करने वाली हमारी गौरवशाली नारी शक्ति, जो इस नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में देश की आधी आबादी का सशक्त प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप सभी का अत्यंत सम्मान के साथ हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। माननीय, नारी नेतृत्व का है ये नव प्रभात, जहां नारी केवल सहभागी नहीं बल्कि निर्णय की धुरी, नीति की प्रणेता और राष्ट्र की नियंता बनकर समाज की गहराइयों में परिवर्तन की मशाल जलाने को आतुर है। और इस संकल्प को साकार करने का सशक्त आधार बनेगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया के रहाटकर जी को इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करती हूं। आज के नारी शक्ति सम्मेलन में आए हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिनके नीतियों में नारी का सर्वोच्च स्थान है, जिनकी नियत में नारी सम्मान निहित है और जिनके नेतृत्व में देश में नारी सशक्तिकरण नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का और मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों का और आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूं। हमारे अपने भारत की परंपरा में नारी केवल सहभागी नहीं बल्कि नेतृत्व करता रही है। रानी दुर्गावती, रानी अब्बक्का से लेकर पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होलकर, माता जिजाऊ, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, ये सभी उदाहरण इस बात के साक्षी है कि भारतीय महिलाओं ने हर युग में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। यह यात्रा निरंतर चलने वाली है, संघर्ष से सशक्तिकरण तक और सशक्तिकरण से नेतृत्व तक। आज इस यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई दिशा और गति मिल रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि विमेन होल्ड अप हाफ द स्काई, सो शुडंट दे होल्ड at least 1/3 of the political ground? उनके इस दूरदर्शी विचार को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में आज साकार भी किया है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यह अधिनियम केवल लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, बल्कि उस सोच में परिवर्तन का प्रयास है जिसने वर्षों तक महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा। यह भारत के लोकतंत्र को मात्र संख्या से आगे बढ़ाकर संवेदनशीलता की ओर लेके जाने का एक बहुत बड़ा सशक्त कदम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
देश के मातृशक्ति के लिए कहा था कि कैसी है हमारी देश की मातृशक्ति, तो वो मातृशक्ति वो सशक्त है, वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में ना ज्यादा में, वो सब में बराबरी की अधिकारी है, वो सब में बराबरी की अधिकारी है। वही भाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में आज लागू हो रहा है। देश एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहा है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर हम सभी भारत की आधी आबादी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार श्रीमती विजया के राहटकर जी, इस आयोजन के महत्व को उजागर करने के लिए। माननीय, वो जो खामोशी थी ना, अब शब पहनकर दौड़ने को तैयार है। कभी चूल्हे की आंच में जो व्यस्त थी, वो अब निर्णयों के प्रकाश को संपूर्ण भारत में देदीप्यमान करने को तैयार है। अब वो सिर्फ सुनती ही नहीं, सवाल भी करती है। उसकी आभा में सिर्फ चूड़ियां ही नहीं, अब नीतियां भी खनकती हैं। नारी शक्ति वंदन बनेगा हर नारी का स्वाभिमान। इस अधिकार की महत्ता और गरिमा को लेकर नारी चेतना के आत्मविश्वासी स्वर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। ये वंदन है नारी शक्ति का, ये वंदन है शिक्षा और विज्ञान के अंबर में उसकी ऊंची उड़ान को। ये वंदन है उसके अदम्य साहस और बढ़ते आत्मविश्वास को। ये वंदन है उसके स्वाभिमान और सम्मान को। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के अधिकारों की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मेरी बहनों के सपनों के पूरा होने की गारंटी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का सम्मान है। और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के विकास की, विकसित भारत की भी गारंटी है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये देश की बेटियों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का भरोसा है। उनकी आवाज को मंच देने का संकल्प है। ये अधिनियम हमारा विकसित भारत, संयुक्त भारत होगा, जहां समाज की महिलाओं को, देश की महिलाओं को एक बराबर की आवाज और हक दिया जाएगा। ये उस विकसित बनते भारत का उदय है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से नारी शक्ति देश की तरक्की की भागीदार बनेगी। राष्ट्र की नीतियां अब भारत की नारी भी तय करेगी। वुमेन जब एम्पावर होगी, इसको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये अपने डिसीजन मेकिंग स्टाइल से जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगी तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट से होगा। पंचायत से पार्लियामेंट तक देश की हर बेटी की आवाज उसका अधिकार बनेगी। It gives an opportunity for women to participate in making an important decision making and policy making, and that will strengthen India and takes us towards better India and विकसित भारत। हमारे देश में औरतों को लीडरशिप रोल मिलेगा तो देश का डेवलपमेंट जो है वो दुगनी चौगुनी स्पीड से आगे बढ़ जाएगा। अब भारत की बेटियां सिर्फ बदलाव का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उसकी सूत्रधार बनेंगी। इससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारे पॉलिसीज मेकिंग में, सरकार चलाने में। सरकार को बहुत इससे मदद मिलेगी और वर्किंग हैंड ऐड होंगे। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये अधिनियम आह्वान है उस युग का जहां अब नारी की क्षमता किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करेगी, बल्कि स्वयं अवसरों का निर्माण करेगी। नारी वंदन कानून सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं को देश की संसद में बराबरी का अधिकार देने की मजबूत पहल है। मुझे लगता है कि यह कदम आने वाले समय में भारत की दिशा और सोच दोनों को बदलने वाला साबित होगा। यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति का सशक्त उदय है। यह केवल परिवर्तन नहीं, बल्कि एक भारत की नई सोच है। यह एक मजबूत, समान,
विकसित भारत की आधारशिला है। ये भरोसा है उस सामर्थ्य पर जो भारत की स्त्री को आत्मबल देगा, घर की दहलीज से निकालकर राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर ले जाएगा। इस कानून के जरिए जब हमारी जितनी महिलाएं हैं, इतनी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं, उनको जब भागीदारी मिलेगी, उनको अपने हुनर का एक दिखाने का मौका मिलेगा, उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा और इससे हमारा भारतवर्ष ही लाभान्वित होगा। और जब नारी की शक्ति और सोच को नेतृत्व मिलेगा तो भारत की विकास यात्रा नए कीर्तिमानों को छुएगी। When women are given the power of decision making, it not only brings in diversity, it also brings in their experience and makes democracy and good governance better and possible. क्योंकि ये माना गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और भारत की इसी गौरवशाली परंपरा को प्रधानमंत्री जी ने एक नई पहचान दी है, जिसके लिए वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ मोदी जी का और उनकी सरकार का, इनकी पॉलिसीज का, ये जो वास्तव में कहते हैं कि विमेन्स डेवलपमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड डेवलपमेंट। मैं मोदी जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कृतज्ञता पेश करती हूँ। ये एक बहुत जरूरी पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसको हम सब वेलकम करते हैं। नारी शक्ति से नव भारत। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। नारी शक्ति वंदन बन गया है समस्त नारी की सशक्त आवाज। ये अधिनियम ही नहीं, एक ऐतिहासिक संकल्प है, नारी शक्ति को नीति निर्माण का अग्रदूत बनाने का संकल्प। मान्यवर, नारी नेतृत्व की दृढ़ता, संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का सशक्त प्रतिरूप हमारे समक्ष उपस्थित है। जन सेवा और सुशासन से जन जन को स्पर्श करता उनका नेतृत्व हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब मैं दिल्ली की सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से सादर अनुरोध करती हूं कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। भारत माता की। इतनी बड़ी नारी शक्ति आवाज होले नहीं है। भारत माता की वंदे वंदे। भारत की प्रगति, भारत के विकास व भारत की वैश्विक पहचान का केंद्र भारत की महिला हो सकती है। इस नव विचार के साथ देश को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल की गहराई से आज के इस आयोजन में स्वागत करती हूं। मंच पे उपस्थित हमारी केंद्रीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री दीदी अन्नपूर्णा जी, एमओएस सावित्री ठाकुर जी और महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर जी, और देश के कोने कोने से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करने दिल्ली पहुंची आप सभी नारी शक्ति को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहनों, भारत की महिलाओं ने अपने ही देश में सम्मान व समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष की एक लंबी यात्रा देखी है। भ्रूण हत्या, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा होने पे दोबारा विवाह होने की अनुमति से लेकर के पर्दा प्रथा में किस तरीके से भारत की बेटियों ने बेटी बचाओ से लेकर के जब ये सफर शुरू किया, एक समय जब बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, उस समय से जब हम शुरू हुए तो अगला युग आया बेटियों को पढ़ाने का, तो हम बेटी पढ़ाओ के युग में गए
और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री जी आपके सशक्त निर्णय और नीतियों के द्वारा जिस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इस नए युग की शुरुआत हुई 2014 से। माननीय जी, आपके आने के बाद जब सरकार की हर योजना की धुरी बनी परिवार की महिला को केंद्र में रख के आपने सारी नीतियां, सारी योजनाएं बनाई। मुझे ये कहते हुए ये प्रसन्नता है कि जब खुले में शौच जाने का दर्द की अनदेखी तब की सरकारें, तब के नेता करते रहे थे, उस दर्द को आपने समझा और आपने आने के बाद घर घर में शौचालय, करोड़ों शौचालय इस देश में बनवाए। जब धुएं में गृहिणियां घुट घुट के जी रही थी, उनकी आंखें, उनके फेफड़े उस धुएं के कारण खराब हो रहे थे, उनका जीवन नरक था, तब आपने उज्ज्वला जैसी योजना ला करके उन बहनों को जीवन जीने की सरल राह दिखाई। प्रधानमंत्री जी, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमने हमेशा अपनी माओं को अपनी सेविंग, छोटी छोटी सेविंग को कहीं चावल के डब्बे में, कहीं दाल के डब्बे में रखते हुए देखा। पर आपके आने के बाद करोड़ों जनधन खातों के माध्यम से महिलाएं देश की मुख्य धारा इकोनॉमी में जुड़ी, उनके खाते खुले, उनके खातों में पैसे डाले गए। स्वास्थ्य की राह में, शिक्षा के क्षेत्र में, पोषण, रोजगार से जुड़े सैकड़ों निर्णय लेकर के आपने महिलाओं को स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन की व्यवस्था आपके द्वारा की गई। आपने ही देश की बेटियों को सेना में आने का मौका दिया। अब बेटियां फाइटर जेट भी चलाती हैं। और केवल पोस्ट नहीं दी, आपने देश की बेटी पे विश्वास करते हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण मिशन को लीड करने का मौका दिया, जिम्मेदारी दी। और केवल कॉस्मेटिक प्लेसमेंट नहीं, बल्कि फॉरेन मिनिस्ट्री जैसा विभाग आपने आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को दिया। आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसा इंपॉर्टेंट मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी को सौंपा और देश को और समाज को यह संदेश दिया कि साहस, निर्णय क्षमता और कर्तव्य निष्ठा किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। अवसर मिलने पे देश की महिला भी मुश्किल से मुश्किल काम को शानदार रूप में करने की ताकत रखती है, करने की क्षमता रखती है। आपने यह विश्वास हमें दिया और मैं तो स्वयं साक्षात उदाहरण हूं, जब आपने देश की राजधानी की मुख्यमंत्री के रूप में मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी को मौका दिया, मुझे चुना और इस दिल्ली राज्य की जिम्मेदारी दी। और अब यह वुमेन रिजर्वेशन, ये बिल जिससे विधानसभा में, पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का आपका यह निर्णय आपका विजन दिखाता है, जो केवल देश में डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से देश के निर्णयों में, देश की नीतियों में अब देश की महिलाएं अपनी सहभागिता कर सकती हैं। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी 70 करोड़ बहनों को बेटियों के सशक्तिकरण की अगली पूरी शताब्दी के लिए ऑटो मोड पे ले जाने की व्यवस्था है, जिसके बाद शायद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं से चीजें अपने आप संवरती चली जाएंगी। ये तैयारी आपने आने वाली पूरी शताब्दी के लिए कर दी है माननीय प्रधानमंत्री जी। अब देश की नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए इस नारी शक्ति अधिनियम पर समर्थन की अभिव्यक्ति के लिए मैं यहां उपस्थित जो देश के कोने कोने से यहां नारी शक्ति बैठी अपनी अपनी फील्ड की जो लीडर है, यहां पे आज सर
ना केवल प्रोफेशनल्स जिसमें डॉक्टर्स, हमारी वकील, हमारी सीए, अलग अलग विधाओं की ज्ञाता यहाँ बैठी हैं, अपने अपने क्षेत्र की वो महारथी बहनें भी बैठी हैं जो ना केवल कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में, खेल के जगत में इस पूरे देश को नेतृत्व प्रदान कर रही है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि एक मिस कॉल नंबर मैं आपको बोलती हूं, आप अपने मोबाइल निकालिए, उस मोबाइल से उस मिस कॉल डायल कीजिए ताकि इस नारी शक्ति अधिनियम का समर्थन हम यहां बैठे हुए देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। मैं नंबर बोलती हूं 966-717-3333 966-717-3333। ये मिस कॉल पूरे देश की महिलाओं को, बहनों को जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहती है कि आपके द्वारा संसद में लाए गए इस बिल के ऊपर पूरे देश की महिलाएं आपके साथ हैं, आपका धन्यवाद करती हैं, आपको साधुवाद देती हैं। और मैं भी आज देश भर की बहनों की ओर से आपको और आपके नेतृत्व वाली सरकार को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं और दो पंक्तियां आपको समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। भारत माता की जय हिंद, जय भारती। थैंक यू सो मच। आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी उम्मीद से जुड़ी हम सब की उम्मीद कि प्रत्येक हृदय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन की लौ यूं ही प्रज्वलित रहे। सम्मानित अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के महाअभियान को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करने में प्रयासरत हैं माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। मैं सादर अनुरोध करती हूं कि सबसे पर आदरणीय मंत्री महोदय अपने विचार हमारे साथ साझा करें। सभी को नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम नारी शक्ति वंदन के इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर विकसित भारत के शिल्पकार, हमारे प्रेरणा स्रोत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं समस्त नारी शक्ति, मातृशक्ति की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्रीमती रेखा गुप्ता जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर जी और सामने उपस्थित सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, नारी शक्ति और मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय निर्माण की नई और प्रेरक गाथा का उत्सव है। यह वह पावन क्षण है जब संकल्प, समर्पण और सफलता का संगम हमारे सामने साकार हो रहा है। साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी मातृशक्ति के वर्षों के संघर्ष और साधना की लोकतांत्रिक सिद्धि का महापर्व है। यह महिलाओं के सामर्थ्य, आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला युगांतरकारी परिवर्तन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें यह दृष्टि दी है जिससे आज भारत की बेटियां विकास रथ की ध्वजवाहक बन रही हैं और आपके वुमेन लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ विश्व पटल पर अपनी नई पहचान स्थापित कर रही है। यह अधिनियम इसी परिवर्तन का संवैधानिक उद्घोष है। यह निर्णय इसलिए भी विशेष है
कि पिछले 3 दशकों में अनेकों प्रयास हुए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प ने इस परिवर्तन को वास्तविकता में बदल दिया है। इस अप्रतिम पहल के लिए देश की आधी आबादी की ओर से आपका हृदय से हार्दिक आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने हमेशा प्रेरित किया है, 2047 तक विकसित भारत का मार्ग हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण से ही प्रशस्त होगा। आपकी दूरदर्शिता ने देश की करोड़ों बहनों को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का कवच दिया है और इसी का परिणाम है कि आज वे उपलब्धियों के नए आयाम स्थापित कर रही हैं। पिछले 11 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू हुई यह यात्रा एक सामाजिक आर्थिक क्रांति बन चुकी है। उज्ज्वला योजना से जल जीवन मिशन तक और मुद्रा योजना से लेकर लखपति दीदी और ड्रोन दीदी तक, इन सभी पहलों ने महिलाओं को लाभार्थी से लीडर और निर्भर से आत्मनिर्भर बनाया है। स्टेम में बेटियों की बढ़ती भागीदारी, विश्व में सर्वाधिक महिला पायलट्स और पंचायतों में लाखों निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, ये बदलते भारत की गौरवशाली तस्वीर है। साथियों, देश में ऐसी असंख्य महिलाएं हैं जो अपने पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण समर्पण, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभा रही हैं। यह अधिनियम उन सभी बहनों की आवाज को प्रतिनिधित्व देते हुए उनके अनुभव और दृष्टिकोण को भी नीतियों में समाहित करेगा, जिससे हमारी जन केंद्रित नीतियां और अधिक समावेशी तथा संवेदनशील बनेंगी। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय परिदृश्य को नया स्वरूप देने का अब सही समय है। राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में नारी शक्ति का यह वंदन भारत की नियति को एक नया मार्ग दिखाने वाला है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस संकल्प को सार्थक प्रतिनिधित्व में बदलें और अपनी बेटियों को नेतृत्व के लिए तैयार करें। पंचायत स्तर से शुरू हुई वुमेन लीडरशिप अब राज्यों की विधानसभा और संसद तक पहुंचकर भारतीय लोकतंत्र को और अधिक जीवंत, न्यायसंगत और सशक्त बनाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपके विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भारत की नारी शक्ति पूरी निष्ठा के साथ सहभागिता के लिए तैयार है। आपका संकल्प हमारा सन्मार्ग है और आपकी प्रेरणा हमारा संबल है। आइए हम सब मिलकर नारी शक्ति के इस नवजागरण को राष्ट्र निर्माण की सबसे सशक्त आधारशिला बनाएं। एक बार पुनः नारी शक्ति वंदन और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोटि कोटि अभिनंदन। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अपने शब्दों से नारी शक्ति वंदन को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। आदरणीय अतिथिगण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम युग परिवर्तन का उद्घोष है। ये भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों में, जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं तो उनका अनुभव और विजन बहुत काम आता है। इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में भी सुधार होता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना केवल प्रतिनिधित्व का विषय नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को अधिक संवेदनशील, अधिक संतुलित और अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, यही समय है, सही समय है।
नारी की शक्ति को सहभागिता और नेतृत्व के नए अवसर प्रदान करने का ऐतिहासिक संकल्प लेने वाले, लोकतंत्र को अधिक समावेशी और संतुलित बनाने की दिशा में ये सशक्त कदम उठाने वाले, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी नेतृत्व को पूर्णतः समर्पित, देश को युग दृष्टा नेतृत्व प्रदान करने वाले, दूरदर्शी, यशस्वी, कर्मठ, संवेदनशील जननायक माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं सादर अनुग्रह करती हूं कि इस गरिमामय अवसर पर अपने प्रेरक विचारों से हमें अनुप्राणित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। मंच पर विराजमान दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती विजया रहाटकर जी, यहाँ आप सबके बीच भी कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सांसद है, विधायक है, हमारे लोकसभा के पूर्व स्पीकर आदरणीय मीरा कुमार जी भी हमारे बीच है। यहाँ उपस्थित सभी मेरी सम्मानित बहनें, इस समय देश में बैसाखी के पर्व की उमंग है। कल देश के अलग अलग हिस्सों में नववर्ष भी मनाया जाएगा। मैं आज जलियांवाला बाग नरसंहार के वीर बलिदानियों को भी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। साथियों, राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय
16, 17, 18 है। दो 2023 में नई संसद में जो नया भवन निर्माण हुआ, उसमें हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। और उसके पहले आज नारी शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, मैं इसके लिए इस कार्यक्रम के जरिए हमें देश की कोटि कोटि माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं इस कार्यक्रम में आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, न ही मैं आपको जगाने आया हूं। मैं आज आया हूं आप सबके, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने के लिए। आप सभी देश के कोने कोने से आई हैं। मैं आपकी इस उपस्थिति के लिए, इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपने जो समय निकाला है, इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ ही भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल है। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। और तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। ये बात सबने कही थी। कानून पारित हो लेकिन लागू न हो, ये सदन में किसी को मंजूर नहीं था। और खास करके हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर के इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में ये लागू होना चाहिए। 2029 की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, क्योंकि विपक्ष ने जो बात रखी थी, हमारे लिए वो बात भी गंभीर होती है, और इसलिए हम लगातार विचार विमर्श करते रहे, मंथन करते रहे, नए नए रास्ते खोजते रहे। संविधान की जिनको ज्यादा
अध्ययन ऐसे लोगों की भी सलाह ली और 16 अप्रैल से संसद में इस पर व्यापक चर्चा भी होने जा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है और हमारी प्राथमिकता भी है, इस बार भी ये काम संवाद, सहयोग और सहभागिता से हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इस अधिनियम को पारित किया गया था और संसद का, सदन का गौरव बढ़ा था, इस बार भी सबके सामूहिक प्रयास से संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। देश की हर नारी को भी अच्छा लगेगा कि हर दल ने राजनीति से ऊपर उठकर उनके हित में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, काम किया है। वैसे मैं देख रहा हूं, बीते कुछ दिनों से देश भर में महिलाएं मुखर होकर इस विषय पर बात कर रही है। व्यापक रूप से एक डिबेट चल रहा है और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। विधानसभा और लोकसभा पहुंचने में उनके सपनों को, आप सबके सपनों को नए पंख मिलने जा रहे हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं, देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। साथियों, आजादी की लड़ाई से लेकर संविधान सभा के निर्णयों तक स्वतंत्र भारत की नींव रखने में भारत की नारी शक्ति ने असीमित योगदान दिया है। इतिहास गवाह है। और आजादी के बाद भी जिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिला, उन्होंने देश के लिए बहुत शानदार काम किया है। हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक महिलाएं जहां भी रही हैं, उन्होंने अपनी अलग लेगेसी बनाई है। इस समय भी हमारे देश में राष्ट्रपति जी से लेकर वित्त मंत्री तक ऐसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही है। उन्होंने देश की गरिमा और गौरव दोनों को बढ़ाया है। साथियों, हमारे देश में महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण पंचायती राज संस्थाएं भी हैं। आज भारत में 14 लाख से अधिक महिलाएं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में सफलतापूर्वक काम कर रही है। लगभग 21 राज्यों में तो पंचायतों में उनकी भागीदारी करीब करीब 50% तक पहुंच चुकी है। और मैं जब विदेश के मेहमानों से कभी इस विषय पे बात करता हूं, ये आंकड़ा सुनते उनका मुंह खुला रह जाता है। उनको आश्चर्य होता है। साथियों, ये कोई साधारण बात नहीं है। लाखों महिलाओं की राजनीति और सामाजिक जीवन में ये सक्रियता दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और राजनीति के विशेषज्ञों को भी
बहुत ही हैरान करने वाली बात होती है और इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ता है। साथियों, अनेक अध्ययनों में ये सामने आया है कि जब निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी तो इससे व्यवस्थाओं में भी संवेदनशीलता आई है और ये बहुत बड़ी ताकत होती है और इसका परिणाम है पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ऐसे कई विषयों में ज्यादा समर्पण भाव से, ज्यादा संवेदनशीलता से परिणामकारी काम हुए हैं। जल जीवन मिशन मैं समझता हूं इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की ही बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे लोकल बॉडीज और संस्थानों में इतने वर्षों से जो लाखों महिलाएं काम कर रही है, नेतृत्व कर रही है, उनके पास ग्रासरूट लेवल का बहुत समृद्ध और लंबा अनुभव है। वो अब और बड़ी भूमिका के लिए तैयार है और तत्पर भी है। मैं मेरा अपना निजी अनुभव बताता हूं। ये सामर्थ्य क्या होता है। मैं 2001 में नया मुख्यमंत्री बना। मुझे कोई ज्यादा अनुभव नहीं था सरकार चलाने का, शासन व्यवस्था का। एक प्रकार से मैं नया व्यक्ति था। शायद 2002 या 2003 की घटना होगी। हमारे एक विधायक मेरे पास आए, बोले मेरे क्षेत्र में एक गांव की पंचायती की बहनें आपको मिलना चाहती हैं। ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, आनंद डिस्ट्रिक्ट का इलाका था जहां सरदार साहब का जन्म हुआ था। तो मैंने कहा भाई उनको पंचायत का कोई काम होगा तो पंचायत मंत्री को मिला लीजिए उनको। नहीं, बोले साहब वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा क्यों? तो बोले पंचायत में सबकी सब मेंबर महिलाएं हैं, एक भी पुरुष मेंबर ही नहीं है हमारी पंचायत में। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले गांव वालों ने तय किया कि इस बार प्रधान महिला है तो मेंबर भी सब महिला, कोई पुरुष चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो मेरा ध्यान स्वाभाविक गया। मैंने कहा भाई जरूर मैं मिलूंगा। छोटा सा गांव था, कोई शायद 13 मेंबर की पंचायत थी। तो मैंने उनको समय दिया, वो सब आए मिलने के लिए। वो 13 बहनें थी, उसमें जो गांव की प्रधान बनी थी वो शायद 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी। बाकी जो बहनें थी, 1-2 बहनों तो घूंघट भी लगा हुआ था। वो ज्यादा शायद कुछ तो होगी जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखा होगा। तो सब आए। मुझे लगता है ये सब बड़े बड़े लोगों ने उनको कोई मेमोरेंडम पकड़ा दिया होगा, कुछ मांग लेकर के आए होंगे कि मेरे गांव में ये करो, मेरे गांव में वो करो। मैं हैरान था, उनके हाथ में कोई कागज नहीं था। तो बैठे, मैंने परिचय किया। मैं पूछा आपने समय मांगा था, क्या काम है? नहीं, बोले कोई काम नहीं है। ऐसे ही बोले हम चुनकर आए हैं तो मिलने आए थे। अब ये भी मेरे लिए बड़ा आश्चर्य था, वरना नेता लोग आते हैं तो सिर्फ मेमोरेंडम लेके आते हैं। फिर मैंने उनको पूछा, अच्छा बताइए, मैंने कहा कि आपको अगर 5 साल इतना बड़ा काम मिल गया, आप सब बहनें गांव को संभालने वाली हैं, तो आपका सपना क्या है? 5 साल में क्या करोगे आप लोग? गांव में कैसा करोगे? सामान्य होता तो क्या जवाब देता? ये जो हम जैसे बड़े बड़े दिखते हैं ना, वो क्या जवाब देते हैं?
स्कूल बना लेंगे, अस्पताल बना देंगे, रोड बना देंगे, ऐसे ही जवाब देते। उस दिन 8वीं कक्षा पढ़ी हुई इस प्रधान ने और उसके साथ आई हुई महिला मेंबर्स ने मुझे जो जवाब दिया, वो शायद दुनिया का बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री नहीं दे सकता है। और वो बात आज भी मेरे लिए एक लेसन की तरह है। मैं सीएम बना, पीएम बना, लेकिन उस पंचायत की महिलाओं की वो बात मेरे लिए आज भी मार्गदर्शक है। आपको आश्चर्य होगा, ऐसा क्या जवाब दिया होगा। जब मैंने उनको पूछा क्या करेंगे आप, 5 साल आपको मिले हैं, गांव ने आपको नहीं बढ़ाया, तो तब उन्होंने मुझे जवाब दिया, साहब एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? और वो जवाब आज भी मेरे कानों में गूंजता रहता है। उन्होंने कहा, हमारी इच्छा है कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों के लिए भी इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता है। यह अपने आप में मेरे लिए एक बड़ा सुखद अनुभव था और वो आज भी शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। और इसलिए जमीन से जुड़े हुए अनुभव से जो वाणी निकलती है ना, वो वेद वाक्य बन जाता है। और इसीलिए साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना ऐसी सभी महिलाओं के जीवन का बहुत बड़ा अवसर बनने जा रहा है। अब पंचायत से आगे बढ़कर पार्लियामेंट पहुंचने का उनका सफर और आसान होने जा रहा है। साथियों, आज विकसित भारत की हमारी यात्रा में महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है। मुझे संतोष है कि 2014 में आप सबने, देशवासियों ने हमें यहां सेवा करने का अवसर दिया है और तब से लेकर अब तक हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारी सरकार कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर है। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती मां को मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बेटी को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए बचपन में उसे सही समय पर टीके लगते रहे, इसके लिए
मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। बेटी को स्कूल में शौचालय की परेशानी न हो, इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए। बेटी को पीरियड्स के दौरान परेशानी ना हो, इसके लिए लगभग मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान शुरू किया गया। बेटी अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती हैं तो उसे खेलो इंडिया अभियान के तहत सालाना 1 लाख रुपए तक की मदद मिल रही है। बेटी अगर बड़ी होकर भविष्य में सेना में जाना चाहे तो उसके लिए सरकार ने सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए दरवाजे खोल दिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के रास्ते खोल दिए। जीवन के आगे के पड़ाव में बेटी को रसोई में धुएं की परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए हमने उज्ज्वला योजना शुरू की, करोड़ों गैस कनेक्शन मुफ्त दिए। बेटी को मीलों तक सिर पर पानी ना ढोना पड़े, इसके लिए हमने हर घर नल से जल अभियान शुरू किया। बेटी को अपने परिवार के लिए राशन की चिंता ना करना पड़े, इसके लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की। अपने पारिवारिक जीवन में बेटियों को इलाज की चिंता न हो, इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना संभव बनाई दी। 80% तक डिस्काउंट पर सस्ती दवा के लिए जन औषधि केंद्र, इन सब का सबसे ज्यादा लाभ हमारी बहनों और बेटियों को हो रहा है। साथियों, आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए हमने अपनी सरकार के हर निर्णय में, हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा। पहले परिवार की संपत्ति मुख्य रूप से पुरुषों के नाम होती थी। घर है तो पुरुष के नाम पर, खेत है तो पुरुष के नाम पर, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है तो पुरुष के नाम पर, स्कूटर है तो भी पुरुष के नाम पर, और ये सहज चलता था। हमने पीएम आवास योजना में घरों को प्राथमिकता के आधार पर परिवार की महिलाओं के नाम पर रजिस्टर करना शुरू किया। बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से पिता का नाम लिखा जाता है। हमने आकर ये शुरू किया, मां का नाम भी लिखा जाएगा। बीते 11 साल में इस निर्णय का लाभ 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अपने घर का नाम, घर खुद के मालकिन बनी है। इससे आज घरों में महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। आमतौर पर पिता और बेटा कुछ व्यापार की बात करते हैं ना, और अगर माँ चाय लेके आए और थोड़ी देर खड़ी रहे, अरे तुम जाओ किचन में काम करो, हम बात कर रहे हैं। मैं गृहस्थी नहीं हूं, लेकिन पता बहुत है। लेकिन अब जब वो आर्थिक ताकत बनी है ना, तो बेटा भी कहता है, अरे जरा मम्मी को बुलाइए ना बातचीत में, उनको बुलाइए ना। साथियों, 2014 में हमारे देश में करोड़ों महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। महिलाएं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी ही नहीं थी, तो उन्हें बैंकिंग का लाभ कैसे मिला? हमने जन धन योजना शुरू की तो देश की 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले। मैं जब गुजरात में था तो एक निर्णय मुझे बड़ा शुरुआत में बड़ी कठिनाई हुई थी।
गुजरात में कोऑपरेटिव डेयरी का बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। और पशुपालन का ज्यादातर काम हमारी माताएं बहनें करती हैं। वो दूध भरने के लिए जाती हैं और फिर वो पैसे हफ्ते के बाद वो देते हैं। तो पुरुषों के देते थे पैसे। मैं जब मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा पुरुषों को। उस समय मैंने बैंकों में जो दूध भरने आने वाली बहनें थी, उनके बैंक खाते खुलवाए। और उस समय डेयरी में दूध का पैसा सीधा महिलाओं के बैंक खाते में जाने लगा। साथियों, आज हमारी बेटियां नए नए बिजनेस में अपनी पहचान बना रही है। मुद्रा योजना में 60% से ज्यादा लोन्स, 60% से ज्यादा लोन्स महिलाओं ने लिए हैं। देश की स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को भी महिलाएं लीड कर रही है। आज 42% से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। महिलाओं के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने मैटरनिटी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया है। दुनिया के समृद्ध देशों में भी ये सुविधा नहीं है। जब मैं उनको बताता हूं तो आंखें फट जाती हैं इनकी। साथियों, आपको याद होगा कुछ साल पहले देश ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था। हमने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए थे। आज उसका परिणाम हम हजारों ड्रोन दीदी के जरिए हो रही कृषि क्रांति के रूप में देख रहे हैं। मैं एक बार ये जो ड्रोन दीदी है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहा था। गांव की बेटियां हैं, कोई बहू है, वो ड्रोन चलाने से, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तक तो हमें गांव में कोई बुला, अब तो बोले पायलट कह के बुलाते हैं। हमारी पहचान बन गई, हम पायलट है। यानी परसेप्शन कितना बड़ा तेजी से चेंज हो सकता है एक छोटे से निर्णय से। महिलाएं टेक्नोलॉजी के जरिए आधुनिक खेती करना सीख रही है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 11 साल में करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही ऐसी 6 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसमें से 3 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। और जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको बैंकों से पैसा मिलता है काम के लिए। और आप जानकर के खुश हो जाएंगे, अगर उनको बुधवार को पैसा जमा करना है तो मंगलवार को जाकर के जमा कर देती है। एक दिन पहले बहनों के पास जो व्यवहार है, कोई एनपीए नहीं हो रहा है जी। सारे के पैसे बैंक से जाते उतने ही वापस आते हैं। और मैंने देखा है, मैंने शासन में आने के बाद बैंकों के कारोबार में गरीबों की अमीरी भी देखी है और अमीरों की गरीबी भी देखी है। इतना ही नहीं साथियों, ये हमारी माताएं बहनें वोकल फॉर लोकल की ब्रांड एम्बेसडर बन रही हैं। बहनों, विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन की बहुत बड़ी सफलता यह है कि इसने महिलाओं के प्रति पुरानी सोच को चुनौती दी है।
अब G20 समिट हमारा जब चल रहा था, हम चेयर कर रहे थे, दुनिया के देशों को मुझे समझाना पड़ा था कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग विमेन डेवलपमेंट तक सहमत था, विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ी थी और हमें सफलता मिली थी। इस सोच का परिणाम है कि आज महिलाएं उन सेक्टर्स में भी बुलंदियों को छू रही हैं जहां कभी पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। आज हमारी बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। आज भारत में विश्व के किसी भी देश की तुलना में, यह आंकड़ा भी आपको खुश कर देगा, विश्व के किसी भी देश की तुलना में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक हिंदुस्तान में है। आज पीएचडी एनरोलमेंट में बेटियों की संख्या 2014 की तुलना में डबल हो चुकी है। हायर एजुकेशन और रिसर्च में करीब करीब आधी भागीदारी हमारी बेटियों की है। मैथ्स और साइंस की पढ़ाई में, स्टेम एजुकेशन में बेटियों की संख्या करीब करीब 43% तक पहुंच गई है। मुझे याद है, मैं दुनिया के एक समृद्ध देश में एक बार गया, तो वहां के शिक्षा मंत्री मेरे साथ लिफ्ट में हम लोग जा रहे थे। उन्होंने पूछा मुझे कि भारत में महिलाएं एजुकेशन में कैसा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ज्यादा है, कुछ जगह पे तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं। तो फिर उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, स्टेम एजुकेशन में क्या महिला हिस्सा? मैंने कहा 50% हिस्सा उन्हीं का है। तो उनके लिए आश्चर्य था। ये दुनिया के समृद्ध देश की शिक्षा मंत्री की मैं बात कर रहा हूं। साथियों, हमारे समाज में एक बड़ी चुनौती महिला सुरक्षा को लेकर भी रही है। सदियों से महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए मौन रहना पड़ा है। हमारी सरकार ने इस दिशा में भी मजबूत कदम उठाए हैं। न्याय व्यवस्था अधिक संवेदनशील बने, निर्णय प्रक्रिया तेज हो, इसके लिए हमने कानूनी बदलाव तो किए ही हैं, साथ ही फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना भी की गई है। भारतीय न्याय संहिता में भी महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब किसी भी स्थान से एफआईआर या जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पीड़िता के बयान को ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करने जैसी व्यवस्था लागू की जा गई है। ऐसे कितने ही कदम हैं जिनके जरिए हम प्रगतिशील समाज की अवधारणा को साकार कर रहे हैं। साथियों, जीवन के हर पड़ाव, हर चिंता, सुख दुख, हर अवसर पर, ऐसी हर परिस्थिति में ध्यान देते हुए हमारी सरकार ने अनेक छोटे बड़े कदमों से महिलाओं को सशक्त किया है। इसी का परिणाम है देश अब अपने लोकतंत्र को नई बुलंदी पर लेकर जाने के लिए तैयार है। साथियों, देश की नारी शक्ति ने अपने परिश्रम, साहस और आत्मविश्वास से नई ऊंचाइयों को छुआ है। अब हमें मिलकर इस शक्ति को नई ऊर्जा देनी है। उसके लिए अवसरों का विस्तार करना है। मैं आज इस मंच से देश की माताएं, बहनें, बेटियां,
सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश उनकी आकांक्षाओं को समझता है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहा है। साथियों, मैं संसद में होने वाली चर्चा से पहले देश की नारी शक्ति से भी अपील करता हूं कि आप इस पूरी प्रक्रिया में अपनी सक्रियता बनाए रखिए। आप अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से भी जरूर मिलिए। देश की महिलाएं अपने सांसदों से अपना पक्ष रखें, अपनी अपेक्षाएं उन्हें बताएं और जिस दिन वो सदन में आने के लिए अपने यहां से निकले तो जरा फूलमालाएं देकर के उनको विदाई भी दीजिए। ताकि जब माता बहनों के आशीर्वाद लेकर के सांसद निकलेंगे ना तो दूसरा निर्णय कर ही नहीं सकते। ताकि ये मेरे साथ सभी सांसद साथी सही निर्णय लें, महिलाओं के हित में निर्णय लें, सहमति से निर्णय लें। साथियों, मेरा आपसे एक और आग्रह है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में होने वाली चर्चाओं का आप सब देश के गांव-गांव तक लेकर जाएं। व्यक्तिगत मेल मिलाप से, सोशल मीडिया के जरिए, अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए हमें देश के इस बड़े फैसले को देश की हर महिला तक पहुंचाना है। हमें उन्हें अवेयर करना है ताकि वो इस बड़े निर्णय की ताकत को समझ सके, ताकि वो अपनी भूमिका को समझ सके और खुलकर ये सपना देख सके कि आने वाले कल में राज्यों से लेकर देश की संसद तक वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। आइए हम मिलकर, सब मिलकर ये संकल्प लें, नारी शक्ति के पास उनके अधिकार होंगे और वो निर्णय प्रक्रिया में पूरी तरह भागीदार भी बनेगी। यही हमारे उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। मैं तो ये भी कहूंगा कि 16, 17, 18 मैं वो तो स्पीकर महोदय के अधिकार का क्षेत्र है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि उस समय दर्शक दीर्घा महिलाओं से ही भरी रहे। एक उत्सव का माहौल बनेगा पूरे देश में और ये दल वो दल वाला विषय नहीं रहने वाला है। कौन जीता, कौन हारा, किसने किया, किसने सब सारा क्रेडिट देश की मातृशक्ति को है। सारा क्रेडिट देश की संसद को है। सारी क्रेडिट हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों को है। सारी क्रेडिट पिछले 3-4 दशक से लगातार जो जो काम कर रहे हैं सबको क्रेडिट है। ये सबका है, सबके सहयोग से है और सबकी भलाई के लिए है। इसी विश्वास के साथ आप सबने इतना समय निकाला, इतना उमंग उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए। मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए हृदय से आभारी हैं। 2029 तक नारी शक्ति वंदन हो लागू, समस्त नारी शक्ति की बुलंद आवाज है। आइए एक सुर में बोलें, नारी शक्ति वंदन हमारा अधिकार, नारी शक्ति वंदन हमारा अधिकार, नारी शक्ति वंदन। उम्मीद करते हैं कि नारी शक्ति वंदन का संकल्प जन जन की चेतना में सशक्त परिवर्तन का प्रकाश बनकर फैले। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। विशिष्ट अतिथिगण के